मैं का अगर हम मूल्यांकन करें तो कुछ खास बातों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाती है और यही अध्ययन भी हमको उनके जीवन का बताता है। ये समुद्रगुप्त एक प्रकार के गुप्त साम्राज्य का निचोड़ ही था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां तो महान थी, परंतु उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियां कुछ कम उससे नहीं रही थी। कारण यह जो गुप्त साम्राज्य में सो चंद्रगुप्त से उनको विरासत प्राप्त हुआ था। वैसे तो वे कई भाई थे, लेकिन पिता को यह स्पष्ट रूप से नज़र आता था जो आने वाले समय में समुद्रगुप्त अगर गुप्त साम्राज्य का संरक्षक बने, इसका यह शासक बने, तो इस साम्राज्य का विस्तार, इसकी गरिमा और इसकी प्रतिष्ठा बहुत आगे तक चलेगी। हालांकि इसके लिए उनका कई भाई जो था सो विरोधी भी हो गया, लेकिन पिता की पसंद जो थी समुद्रगुप्त, इसलिए समुद्रगुप्त को ही इस पद पर पदासीन किया गया। वह न केवल एक महान विजेता ही था, उसका व्यक्तित्व और चारित्रिक गुण भी उत्कृष्ट प्रकार का रहा। मतलब कहने का यह, जो उनकी व्यक्तित्व और चारित्रिक गुण महानता के शिखर पर पहुंच गया, जो आपको प्रयाग के प्रशस्ति में हमें प्राप्त होता है। इसकी राजनीतिक क्रियाओं के अतिरिक्त उसकी व्यक्तिगत गुणों का भी पता चलता है। सुविधा के दृष्टि से हम अगर उसका मूल्यांकन करें तो वो खास करके 4 शीर्षकों में इनका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की विचार होती है एक धार्मिक रूप में। तो धार्मिक सहिष्णुता के रूप में या धर्म की सहिष्णु के रूप में अगर उनका हम अध्ययन करते हैं तो समुद्रगुप्त के चरित्र से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त स्वयं वैष्णव धर्मावलंबी के थे, परंतु दूसरे धर्मों के प्रति उनका उत्कृष्ट आदर था। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमको यह भी देखना होगा कि श्रीलंका के राजा जो मेघवर्ण बौद्धिक ये विचार से इनके बहुत ज़्यादा करीब थे और अनुयायी भी थे, वह बौद्ध विहार का निर्माण करना चाहता था। लेकिन जब यह प्रस्ताव समुद्रगुप्त के पास आया तो समुद्रगुप्त ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा वे दूसरा अगर शीर्षक देखें या नहीं तो दूसरी बात की अगर इनके चारित्रिक गुणों में मूल्यांकन करें तो वह साहित्य का बहुत ज़्यादा समर्थक थे और साहित्य अनुरागी कहा जा सकता है इनको। तो साहित्य श्रेष्ठ बनाने के रूप में इनको अगर हम देखें तो यही कह सकते हैं जो हरिसेन जैसे व्यक्ति को उन्होंने अपने दरबार में महत्व दिया था, स्थान दिया था। समुद्रगुप्त साहित्य के बहुत ज़्यादा प्रेमी भी था। ये हरिसेन जो थे वह आपको कहा जाता है विश्व बंधु सरीखे विद्वान, उस तरह उस समय के वह मौजूद थे। और संसार में जब विद्वानों की गिनती होती थी तो हरिसेन का नाम जरूर लिया जाता था। हरिसेन ने तो यहाँ तक कहा है कि नादर के ये तंबरू को लज्जित होना पड़ा था उनके यहाँ और इनके प्रतिभा से। उसको कविराज भी कहा जाता था। ये ऐसा अनुमान लगाया जाता उसने बहुत ज़्यादा कविताओं भी रची थी और कविताओं के रचना के कारण उनको कविराज कहा जाता था। लेकिन जब एक व्यक्ति के रूप में इनकी गणना की जाए तो व्यक्ति के रूप में इनका व्यक्तित्व आकर्षक था। इनका ये शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थे। व्यक्ति के रूप में इनका आकर्षक शरीर उनके सिक्कों से पता चलता है। उस समय कोई फोटोग्राफी की तो व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सिक्का जो परिचालन होता था उस पर इनका गठीला शरीर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके 14 प्रकार के जो सिक्के थे उससे पता चलता है कि यह शिकार के भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे। हरिसेन ने अपने प्रशस्ति पत्र में भी इसका उल्लेख किया है। तो समुद्रगुप्त संगीत विद्या में पारंगत थे।
शिकार के प्रेमी थे और वे बीना के बहुत बड़े शौकीन थे। बीना भी बजाते थे और बीना बजाते हुए इनका तस्वीर सिक्का पर देखा जा सकता है और इससे प्रतीत हो जाता है कि यह बीना बजाते थे और बीना बजाने के शौकीन भी थे। लेकिन सबसे प्रमुख चारित्रिक विशेषता इनमें जाती है विजेता, शासक और निर्माता के रूप में। एक विजेता के रूप में उसने कई विजय कर गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। उसने विजित प्रदेशों के साथ जो नीति अपनाई वह उसकी सूझबूझ, दूरदर्शिता और लोक कल्याणकारी बातों का अध्ययन कराता है। गहराई से प्रशस्ति पत्र का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके 4 प्रकार की नीति का उन्होंने अवलंबन किया था। पहली नीति राज्य के संदर्भ में था, जो विचित्र राज्यों को वे अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरी नीति भ्रष्ट राज्य में उत्पन्न राजवंश प्रतिष्ठा की थी, जिसके अनुसार उसने विजित राज्यों को वहीं के शासक को अधीन बनाने के बाद वापस लौटा दिया। और तीसरी नीति करदान ज्ञानकरण की थी, जिसके अनुसार विजित शासकों को सम्राट की आज्ञा मानना पड़ता था, प्रणाम करना पड़ता था और उपहार भी देना पड़ता था। और चौथी नीति विदेशियों के लिए थी। इसके अनुसार उनसे आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण के साथ साथ राज मुद्रा में अंकित आज्ञा पत्र की याचना की उपेक्षा की जाती थी। समुद्रगुप्त एक कुशल और कूटनीतिक के साथ साथ शासक या प्रशासक के रूप में भली भांति याद होता रहेगा भारत के इतिहास में, और यह संसार के लिए भी अनुकरणीय रहेगा। यह भी निर्णय करते थे जो कोई जो युद्ध होता है वह युद्ध कब प्रारंभ करना चाहिए और कब तक चलना चाहिए, जो उनकी शौर्य का पता बतलाता है। किन प्रदेशों को साम्राज्य में मिलाना चाहिए और किन को नहीं मिलाना चाहिए। समुद्रगुप्त ने अपने विजय के पश्चात साम्राज्य को दृढ़ बनाने और उच्च कोटि की शासन प्रबंध करने के लिए बेशक एक प्रबुद्ध प्रशासक और दूरदृष्टि वाला शासक के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने अपने प्रशासन प्रबंध के द्वारा एकता और राष्ट्रीयता का सूत्र को जन जन तक पहुंचा दिया और अपने साम्राज्य में इसको पिरो दी। उसकी विजय का उद्देश्य केवल साम्राज्य विस्तार नहीं बल्कि राजनीतिक अशांति का भी अंत करना था। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि उनके साम्राज्य में शांति बहुत अधिक थी। इन सब बातों से एक महान साम्राज्य निर्माता के रूप में वे हमारे लिए आदर के पात्र बने रहेंगे, जो उन्होंने अपना कर्तव्य किया। तो भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन एक शासक के रूप में सफलतम शासक कहा जाएगा और उनकी प्रशासकीय व्यवस्था, एकता एवं अखंडता का भाव और समादर की भावना हमेशा उल्लेखनीय है। भाग लो ना।